Okay, so in this video we are going to study a short history of sonnet. So we will understand what is a sonnet, and then we will move to the history of sonnet, and further we will study different kinds of sonnets, what are the differences between all of them, and what are the some latest tools and techniques used in the sonnet. So these are the things that we are going to study in this video. I will try to keep this video very short, and I will be covering all the points that are written here. Okay, so a short history of sonnet. Let me increase the size first. Okay, a sonnet is a poem written in 14 lines. So I think you already know that there are various types of poetry or various types of poems based on their rhythm technique or rhyme techniques or their lengths. We have differentiated the poetry in different kinds or different types. So you can say that epic poetry is there, narrative poems are there, odes are there, sonnets are there, lyric poems are there, elegies are there. So many kinds of poetries are there, and based on a few things we have differentiated in such a manner. So a sonnet is a poem written in 14 lines. So any poem which has been written in 14 lines will be considered as a sonnet. कोई भी कविता जिसको 14 लाइन का इस्तेमाल करके लिखा गया होगा उसे सोनेट कहेंगे. अब ये जो सोनेट होगा ये प्रेम के बारे में हो सकता है, ये सोनेट दोस्ती के बारे में हो सकता है. आई मीन द एलिमेंट in that sonnet, inside that sonnet can be anything, can be about anything, but overall the lines should be 14 only. मतलब कंटेंट आप कुछ भी दे दो सोनेट के अंदर, लेकिन अगर उसमें लाइन टोटल 14 हैं तो उसको एक सोनेट माना जाएगा. The format is popular among poets because of its distinct feature. Now the question comes, why sonnet is quite popular among the poets? तो इसका जवाब में हम लोग कह सकते हैं कि चूँकि ये वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ पोम है, क्योंकि इसमें मात्र 14 लाइन का इस्तेमाल करके पूरी कविता लिखी जा सकती है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग हो जाता है बाकी के कविताओं से. बाकी के जो दूसरे टाइप्स हैं कविता का उससे ये अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें मात्र 14 लाइन्स का इस्तेमाल करना है और आपका जो कविता है वो कंप्लीट हो गया है. और एक और बात है कि मतलब बाकी की अगर आप पोइट्री में देखो तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर राइम रिदम ये सब का उपयोग नहीं होता है, लेकिन जब आप सोनेट को देखोगे तो सोनेट में क्या है कि कुछ फिक्स नियम है जिसको आपको हर हाल में पालन करना ही है, आपको 14 लाइन का इस्तेमाल करना ही है. उसके बाद इसमें ऑलमोस्ट क्या होता है, आगे अभी आप लोग देखोगे इसमें जो रिदम होता है वो भी 10 सिलेबल्स का होता है. ठीक है, आगे देखोगे उसका जो नाम है मैं आपको बताऊंगा. हर एक लाइन में जो है सो 10 सिलेबल होने ही होने चाहिए, तब जाके जो है सो वो, हाँ देखो, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. जो भी सोनेट है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होगा. आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है, 5 मेट्रिकल फीट पर लाइन, यानी कि 10 सिलेबल हर एक लाइन में होने ही चाहिए. तो एक लाइन में 10 सिलेबल होगा और फिर वैसे वैसे 14 लाइन्स होंगे, तब जाके जो है सो वो एक पूरा सोनेट बनेगा. तो इन चीज़ों को भी आप डिटेल में समझ जाओगे जब आप इसको पूरा देखोगे. तो गाइकोमो द लैंटिनी 13th सेंचुरी एन इटालियन पोएट इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द सोनेट फॉर्म. तो यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहले सोनेट फॉर्म का इस्तेमाल किन्होंने किया था, किसने किया था. तो गाइकोमो द लैंटिनी जो कि एक 13th सेंचुरी इटालियन पोएट हैं, सबसे पहले इन्होंने सोनेट का इस्तेमाल किया था. तो चूँकि ये इटालियन पोएट है, देन ही मस्ट हैव यूज्ड दिस सोनेट इन इटालियन लैंग्वेज ओनली. तो चूँकि ये इटालियन पोएट है तो सबसे पहले इन्होंने इटालियन लैंग्वेज में ही जो है सो सोनेट का इस्तेमाल किया होगा. द टर्म्स कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो मीनिंग लिटिल सॉन्ग. तो सोनेट को इटालियन लैंग्वेज में सोनेटो कहा गया था, जिसका मतलब होता था लिटिल सॉन्ग, यानी कि छोटा सा गाना. अब बात आता है कि ये जो इटालियन सोनेट है या सोनेटो है उसको इंग्लिश में कौन लाया, कैसे लाया, क्यों लाया. तो पेट्रार्क, a 14th century Italian poet, perfected the Italian sonnet form, so it is also known as the Petrarchan sonnet.
अच्छा, सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा कि गाइकोमो द लैंटिनी सबसे पहले सोनेटो का इस्तेमाल करते हैं। फिर इटली में ही, यानी कि इटालियन पोएट ही, इटालियन लैंग्वेज में ही एक नए पोएट आते हैं जिनका नाम है पेट्रार्क। पेट्रार्क उसी सोनेटो को लेते हैं और उसको थोड़ा सा और परफेक्ट बनाते हैं, यानी कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करते हैं। हो सकता है कि उस समय राइम रिदम उतना अच्छा नहीं रहा होगा, तो ये क्या करते हैं, उस सोनेट को लेते हैं और उसे और ज़्यादा परफेक्ट बनाते हैं। और इसीलिए आजकल देखोगे तो एक स्पेशल कैटेगरी होता है सोनेट के अंदर, एक स्पेशल टाइप होता है जिसको पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है। तो जो सबसे पहला सोनेटो था या सोनेट था, उसको लेकर पेट्रार्क ने अपना कुछ खास इम्प्रूवमेंट किया और फिर इनका जो इनका जो सोनेट हुआ वो स्टैंडर्ड वर्जन बन गया। तो इसलिए आगे चलकर सोनेट को अक्सर पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाने लगा। तो अभी अब हम देखते हैं कि पेट्रार्कन सोनेट में आखिर होता क्या है। अब पेट्रार्कन सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ 14 लाइन्स। तो सबसे पहले तो आप जानते हो कि सोनेट में 14 लाइन होते हैं, चाहे वो कोई भी सोनेट हो। तो पेट्रार्कन सोनेट में भी 14 लाइन है, डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव 8 लाइन्स एंड अ सेस्टेट 6 लाइन्स। अब 14 लाइन के अंदर में क्या होगा, 2 स्टेंजा होगा। पहला जो स्टेंजा होगा वो 8 लाइन्स का होगा, 8 लाइन्स, यानी कि उसको ऑक्टेव कहा जाएगा, ठीक है। और वहीं पे जो दूसरा स्टेंजा होगा वो 6 लाइन का होगा। तो 8 + 6 इक्वल्स टू 14, 8 + 6 इक्वल्स टू 14। तो इसलिए ऑक्टेव प्लस सेस्टेट ये जो है सो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कंप्लीट सोनेट बनता है। टिपिकली विद द राइम स्कीम ABBA ABBA CDE CDE। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो जो ऑक्टेव होगा उसका राइम स्कीम ये होगा, अब्बा अब्बा ABBA ABBA, ठीक है। वहीं पे जो सेस्टेट है यानी कि लास्ट का 6 लाइन है उसका राइम स्कीम ये होना चाहिए, CDE CDE। आपको ये राइम स्कीम याद रखना होगा। या फिर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट भी किया गया, तो जो बाकी का सेस्टेट है मतलब लास्ट का जो 6 लाइन है उसमें कहीं पे CDE और कहीं पे CD 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 ये राइम स्कीम देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि राइम स्कीम क्या होता है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो पहले आप जाकर राइम स्कीम सीखो कि राइम स्कीम क्या होता है। पेट्रार्कन सोनेट्स आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब जितने भी पेट्रार्कन सोनेट होंगे जिसको ऑक्टेव और सेस्टेट का इस्तेमाल करके लिखा जाएगा, यानी कि 8 + 6 के कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, वहाँ पे आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर होगा कि सबसे पहले तो एक सेंटेंस के अंदर 10 सिलेबल होंगे और 10 सिलेबल में क्या होगा, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा यानी कि धीमा बोलेंगे, फिर अगला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा यानी कि उसको तेज बोलेंगे, फिर तीसरा सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा उसको धीमा बोलेंगे, फिर उसके बाद वाले को तेज बोलेंगे। तो ये हुआ आयम्बिक पेंटामीटर और इस प्रकार से एक मीटर बनता है या फिर रिदम बनता है, लय बनता है। अ टाइप ऑफ मीटर दैट हैज़ 5 मेट्रिकल फीट पर लाइन, यानी 5 फीट हैं, मतलब 1 फीट में 2 सिलेबल। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है सो टोटल 10 सिलेबल बनेंगे। और विद द सेकेंड सिलेबल स्ट्रेस्ड, जहाँ पे पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा। इच मेट्रिकल फुट कंप्राइजेस एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो यहाँ पे आप लोग देख चुके हो पेट्रार्कन सोनेट में जो है सो 5 मेट्रिकल फीट होते हैं। तो 5 मेट्रिकल फीट होते हैं, मतलब कि 5 मेट्रिकल फीट होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो 1 फुट होगा, चूँकि देखो 5 है इसलिए हम लोग उसको फीट बोल रहे हैं चूँकि वो प्लुरल है। तो अगर हम लोग सिंगुलर की बात करें, एक की बात करें, तब हम लोग उसको फुट बोलेंगे। तो 1 फुट कैसे बनता है, जैसे कोई भी वर्ड लेते हैं, मान लेते हैं एप्पल लेते हैं, तो एप्पल 1 फुट बनेगा कैसे, ए पल ए पल ए पल। तो इस प्रकार से इसमें 2 सिलेबल है, तो एप्पल में क्या हो गया, एप्पल अपने आप में क्या हो गया, 1 फुट वर्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें पहला जो साउंड होगा ए पल, तो हो सकता है कि पहला को अगर हम लोग अनस्ट्रेस्ड बनाते हैं तो ए को हम धीमा बोलेंगे, ए पल। तो इस प्रकार से यहाँ पे साउंड बनेगा जिसमें पहला अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा स्ट्रेस्ड होगा। अगर आपको मीटर वगैरह नहीं पता है तो आई वुड सजेस्ट यू शुड वॉच अ वीडियो डेडिकेटेड टू मीटर। रिदम आपको जाके पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आपको राइम पढ़ना चाहिए और रिदम भी पढ़ना चाहिए, या फिर उसको प्रोसोडी भी कहा जाता है। तो आप पहले जाकर मीटर सीखो कि मीटर जो है सो पोइट्री में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं।
Sonnets were brought into the English language by Thomas Yat and Henry Howard. अब देखो सोनेट अभी तक आप लोगों ने देखा कि इटालियन लैंग्वेज में कैसे इस्तेमाल किया गया था पेट्रार्क के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सोनेट कहाँ से आया, कैसे आया। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले सोनेट लाया गया थॉमस यैट के द्वारा, और एक और व्यक्ति थे हेनरी हावर्ड। इन दोनों के द्वारा जो है सो इंग्लिश लैंग्वेज में सोनेट लाया गया। हेनरी हावर्ड को अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन द अर्ली 16th सेंचुरी, और कब इन्होंने लाया था, स्टार्टिंग के 16th सेंचुरी में, यानी कि 1510 के आसपास। ट्रांसलेटिंग एंड इमिटेटिंग पेट्रार्क्स वर्क। और फिर बात आता है कि ये जो सोनेट है ये आखिर इंग्लिश लैंग्वेज में आया, तो आया कैसे। तो ये आया पेट्रार्क की जो भी सोनेटो था, पेट्रार्क ने जो भी सोनेटो लिखा था इटालियन लैंग्वेज में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसने, थॉमस यैट ने और हेनरी हावर्ड ने। तो पेट्रार्क के सोनेटो को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश सोनेट्स में ट्रांसलेट किया गया। तो इस प्रकार से इटालियन लैंग्वेज में चूँकि सोनेटो का उत्पत्ति हुआ था, तो वहाँ से सोनेट को इंग्लिश लैंग्वेज में लाया गया। द मेजर डिफरेंसेज बिटवीन थॉमस यैट एंड हेनरी हावर्ड्स सोनेट्स आर। अब यहाँ पे देखो, चूँकि दो अलग अलग जो है सो पोएट आ गए, एक आपका थॉमस यैट आ गया और एक आपका हेनरी हावर्ड आ गया। तो दोनों जो पेट्रार्क के वर्क को ट्रांसलेट कर रहे हैं, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेज होंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि हेनरी हावर्ड और थॉमस यैट के राइटिंग्स में क्या डिफरेंसेज हैं। तो थॉमस यैट क्या करता है, फॉलोड द ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ सोनेट यूज्ड बाय पेट्रार्क, व्हेयरएज हेनरी हावर्ड मॉडिफाइड द पेट्रार्कन सोनेट। तो यहाँ पे एक जो मेजर अंतर आता है वो ये होता है कि थॉमस यैट क्या करता है, पेट्रार्क ने जैसे जैसे सोनेटो का इस्तेमाल किया था, जिस जिस रूल्स का पालन किया था, वो सेम चीज़ें जो है सो थॉमस यैट अपने पोइट्री में इस्तेमाल करता है। यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पेट्रार्क के द्वारा बनाया गया था, वो सारी चीज़ों का पालन किया जाता है किसके द्वारा, थॉमस यैट के द्वारा। जबकि जो दूसरे पोइट हैं हेनरी हावर्ड, ये क्या करते हैं कि ये ट्रांसलेट तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये अपने अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफाई भी कर देते हैं, कुछ चेंजेस भी अपने अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करते हैं। डेवलपिंग द इंग्लिश सोनेट फॉर्म, और इसी से ये जो अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करते हैं, उसी से इंग्लिश सोनेट का जन्म होता है। विच कंसिस्ट्स ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स। अब देखो, स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 8 + 6 का 2 ही स्टेंजा होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, 3 क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, मतलब कि 4-4 लाइन का 3 स्टेंजा होगा, 4 × 12, और फिर उसके बाद एक फाइनल कपलेट होगा। कपलेट में 2 लाइन होता है और क्वाड्रेंट्स में 4 लाइन, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स 3 हो गए, यानी कि 4 × 12 लाइन, और फिर लास्ट में एक कपलेट 12 + 2 14 लाइन। तो 14 लाइन्स तो पूरा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टोटल स्टेंजा कितना हो गया, 4, 3 क्वाड्रेंट्स और एक कपलेट। जबकि ऊपर में क्या हो रहा था, मात्र 2 स्टेंजा था, एक 8 लाइन का और दूसरा 6 लाइन का। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से यहाँ पे बांटा गया है सोनेट को, और पोएट पे ये डिपेंड करता है कि वो कौन से तरीके का इस्तेमाल करते हैं। विद द राइम स्कीम ABAB। अब देखो, जो यहाँ पे ये तरीका है, जो हेनरी हावर्ड का तरीका है, इसमें देखो ये क्या करते हैं, एक राइम स्कीम को फॉलो करते हैं, ABAB CD EF GG। तो इस राइम स्कीम को ये इसमें फॉलो करते हैं। द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ हेनरी हावर्ड वाज यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। अब जो विलियम शेक्सपियर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं सोनेट लिखने में। उनका एक पूरा सोनेट साइकिल है 154 सोनेट्स का, ठीक है। तो उसमें वो कौन से तरीके का इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो इस्तेमाल करते हैं हेनरी हावर्ड के तरीके का, यानी कि 3 क्वाड्रेंट्स होंगे, 3 क्वाड्रेंट्स होंगे और एक कपलेट होगा। तो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं विलियम शेक्सपियर अपने सोनेट साइकिल में, जिसमें वो 154 सोनेट्स लिखते हैं और जिसका पब्लिकेशन 1609 में होता है। द पॉपुलैरिटी ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट लेड दिस स्टाइल टू बी नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट। अब चूँकि हेनरी हावर्ड के द्वारा जो ये तरीका ढूंढा गया था, नए तरीके का जो सोनेट लाया गया था, उसको शेक्सपियर अपने वर्क्स में इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि शेक्सपियर इस्तेमाल कर रहा है और ऊपर से 154 सोनेट्स लिख दे रहे हैं, तो सोनेट्स चूँकि इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है शेक्सपियर की वजह से कि इस तरीके को या फिर इस टेक्निक को विलियम शेक्सपियर के ही नाम से जाना जाने लगता है, और हम लोग इसको शेक्सपियरियन सोनेट कहने लगते हैं। तो अगर 8 + 6 के कॉम्बिनेशन में सोनेट लिखा होगा तो उसको आप पेट्रार्कन सोनेट कहोगे। जबकि अगर वो 4-4 लाइन का 3 स्टेंजा होगा, 4 × 12, और फिर लास्ट में 2 लाइन होगा 14, तो उसको आप लोग शेक्सपियरियन सोनेट कहोगे। द शेक्सपियरियन सोनेट कॉम्प्राइजेस 3 क्वाड्रेंट्स।
देखो 4-4 लाइन का जो है सो 3 क्वार्टेंस होगा, ठीक है, एंड 1 कपलेट, और लास्ट में जो है सो 1-2 लाइन का स्टेंजा होगा। ये हो गया आपका शेक्सपियरियन सोनेट। ट्रेडिशनली शेक्सपियरियन सोनेट्स आर इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब देखो जो पेट्रार्कन सोनेट आप लोगों ने पढ़ा है वो भी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, और जो शेक्सपियरियन सोनेट अभी आप लोग देख रहे हो ये भी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जा रहा है। अ लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर हैज़ 5 आयम्बिक फीट, अ सॉफ्ट सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्गर सिलेबल। आयम्बिक फीट में क्या होता है, पहले एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा यानी कि धीमा बोले जाने वाला सिलेबल होगा, फिर उसके बाद जो दूसरा सिलेबल होगा वो फास्ट या फिर स्ट्रांगली बोला जाने वाला होगा। A slight difference in the sonnet form can be seen in the sonnets of Edmund Spenser, although majorly he has followed the style of Henry Howard. There is a variation in rhyme scheme. अब देखो इसके बाद जो एक नए पोइट आते हैं एडमंड स्पेंसर, ये भी जो है सो सोनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं अपने पोइट्री में। हो सकता है कि आपके सिलेबस में कुछ इनकी पोइट्रीज को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एडमंड स्पेंसर भी जो है सो बहुत सारे सोनेट्स को लिखते हैं, लेकिन इनका जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। हालांकि ये भी हेनरी हावर्ड के ही तरीके को फॉलो कर रहे हैं, विलियम शेक्सपियर के ही तरीके को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इनका जो राइम स्कीम होता है वो आई थिंक बदल जाता है। देखो इनका राइम स्कीम क्या हो जाता है, ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी ई ई, जबकि ऊपर में आप लोगों ने देखा था उसका राइम स्कीम क्या था, ए बी, सी डी ई एफ जी जी, ये था वहाँ पे राइम स्कीम विलियम शेक्सपियर में, जबकि एडमंड स्पेंसर जो है सो अपना नया राइम स्कीम ले आते हैं। इन द सोनेट सीक्वेंस एमोडेटी, जो एडमंड स्पेंसर है वो अपना एक सोनेट सीक्वेंस लिखते हैं जिसका नाम है एमोडेटी, जिसका पब्लिकेशन होता है 1595 में। स्पेंसर यूजेज हिज ओन राइम स्कीम, और इसमें वो अपना अलग का खुद का एक राइम स्कीम इस्तेमाल करते हैं। स्पेंसर ऑल्सो राइट्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, और ये भी जो अपना सोनेट लिखते हैं वो भी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं। तो अभी तक एक बात तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी सोनेट लिखा जाता है ऑलमोस्ट सबका जो है सो रिदम होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर ही होता है। और आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, उसके बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, और यही चीज़ 5 बार एक लाइन में रिपीट हो रहा होगा। पहले अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। तो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड इसका जो एक कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन 5 बार रिपीट हो रहा होगा एक लाइन में, तो इस प्रकार से बनता है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्ब यानी कि 5 बार, आयम्ब यानी कि अनस्ट्रेस्ड और उसके बाद स्ट्रेस्ड, और पेंटा मतलब कि 5 बार। तो इस प्रकार से आयम्बिक पेंटामीटर बनता है। जब आप प्रोसोडी पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ जाओगे। 3 टाइप्स ऑफ सोनेट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिस्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो अभी तक जो आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स देखा उससे आप लोग जो है सो बेसिक समराइज कर सकते हो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोनेट्स practiced in English literature. The first kind is Petrarchan sonnet that was written by Thomas Yat. That was used by Thomas Yat, and there have been further so many poets who have been using Petrarchan sonnets in their writing. They use Petrarchan style in their poetry. Then comes another style that is Shakespearean style. So, and the third type is there that is Spenserian sonnet. So you must have noticed that there is not much difference between Shakespearean sonnet and Spenserian sonnet. There are only differences about their rhyme scheme you can say. तो शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन सोनेट में क्या है कि बस इन दोनों का जो राइम स्कीम है वो अलग अलग है, बाकी सारी चीज़ें शेक्सपियरियन सोनेट का और स्पेंसरियन सोनेट का सेम है, क्योंकि दोनों जो है सो 3-3 क्वार्टेंस में और एक कपलेट में लिखा जाता है। तो बस शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन में एक चीज़ का अंतर है, वो क्या है, राइम स्कीम का। Although there have been further experiments but could not gain a distinct recognition like these. So other than these types, you can say that there have been various other types also. People have been experimenting with their style, but their recognition is not much. So that is why we are limited to 3 types of sonnets only, and they are Petrarchan, Shakespearean and Spenserian sonnets. Now you must have understood all the main points, how a Petrarchan sonnet is written,
how Shakespearean sonnets are being written, or how a Spenserian sonnet can be written. Okay, so these are the points that you must have understood, I guess. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, we should end this video here. Bye bye.